हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। डब्ल्यूएस ट्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनोटेशन को, कि एनोटेशन क्या होता है, किस तरह से ये हमारी ड्राइंग के लिए हेल्पफुल है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स बार देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एनोटेशन जो है, मैं आपके पास जो अभी तक आपके पास जो सीरीज है उसके अंदर एनोटेशन को यहाँ पर हम स्किप करते हुए चल रहे हैं कि एनोटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो आज हम एनोटेशन के बारे में प्रॉपर्ली समझने वाले हैं कि एनोटेशन क्या होता है, किस तरह से एनोटेशन वर्क करता है और किस तरह हमारे लिए ड्राइंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ एनोटेशन के बारे में, तो एनोटेशन एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है ऑटोकैड के अंदर, जिसके थ्रू आप यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वर्क कर सकते हैं। जैसे आप, मैं बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल दूं, यहाँ पर आप यहाँ पर हाउस की मैपिंग करते हैं। यस, यहाँ पर आप हाउस की मैपिंग करते हैं, यहाँ पर घर का नक्शा बनाते हैं। तब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि घर का नक्शा बनाते वक्त आप क्या करते हैं, यदि आप नॉर्मल डायमेंशन को यूज करते हैं या फिर नॉर्मल चीजों को यूज करते हैं, तब आपके पास जो वर्किंग होती है वो सिंपल सी होती है। और वहां पर जब आप इसे प्रिंट करते हैं, तब आपके पास क्या होता है कि जो वर्किंग की जो स्पेस होती है वो यहाँ पर छोटी हो जाती है। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो सिंपल सा यहाँ पर ये है कि यदि आप एनोटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो एनोटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर साइज को चेंज करे बिना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करे बिना उसकी जो डायमेंशन होती है, उसकी जो हैचिंग्स होती है, बात की जाए उसकी जो टेक्सिंग होती है, उसको आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं। बेसिकली अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। देखिए, बात की जाए सिंपल से लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पर एनोटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको यहाँ पर चेंज नहीं करने के बिना आप यहाँ पर उसकी साइज की स्केलिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसकी जो यहाँ पर डायमेंशन है उसकी यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर एनोटेटिव के ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपको एक बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर? तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के अंदर देखते हैं कि एनोटेटिव हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए, आपके पास जो स्टेटस बार थी, स्टेटस बार के नीचे आपके पास यहाँ पर ये जो तीन आइकन्स है, ये हमें यहाँ पर एनोटेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनोटेटिव विजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि एनोटेटिव विजिबिलिटी क्या आती है। तो देखिए, आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को एनोटेटिव के अंदर बनाना चाहते हैं और उसका एनोटेटिव की विजिबिलिटी चाहते हैं, तो एनोटेटिव विजिबिलिटी ऑन करनी होती है। उसके बाद बात करें ऑटो स्केल के अंदर, कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, यस ऑब्जेक्ट है, उसको यदि आप एनोटेटिव के अंदर ड्रॉ करते हैं, उसकी जो स्केलिंग है वो यहाँ पर ऑटो एडजस्टेबल होती है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर स्केलिंग के बारे में, एनोटेटिव स्केलिंग के बारे में, तो एनोटेटिव स्केलिंग से क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, यस उसकी यहाँ पर स्केलिंग को एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिंपल सा, देखिए यहाँ पर एनोटेटिव के अंदर हमें कौन कौन से आइकन्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हैचिंग के बारे में डिस्कस करा। यस, हैचिंग के अंदर हमने देखा था कि हमें हैचिंग के अंदर एनोटेटिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर आपको टेक्सटिंग के अंदर एनोटेटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर आपको डायमेंशन स्टाइल के अंदर एनोटेटिव देखने को मिलता है। तीसरी बात करें यहाँ पर तो ब्लॉकिंग के अंदर भी आपको एनोटेटिव देखने को मिलता है। देखिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से एनोटेटिव के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, किस तरह से एनोटेटिव यूज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एनोटेशन डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एनोटेटिव डायमेंशन क्या होती है और उसको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। देखिए, यहाँ पर एनोटेटिव डायमेंशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने से पहले देखिए यहाँ पर बात करें एनोटेटिव वर्क कहाँ करता है। तो देखिए, अभी जो आप यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो वर्किंग है आपके पास कहाँ हो रही है, मॉडल के अंदर वर्किंग हो रही है। क्लियर? यदि आप यहाँ पर जब पेपर के अंदर वर्क करते हैं, देखिए जैसे पेपर के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो शीट के अंदर वर्क करना या पेपर के अंदर वर्क करना, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, लेआउट को चूज करते हैं। लेआउट को चूज करते वक्त आप क्या करते हैं, आपकी जो वर्किंग है वो किसमें हो जाती है, आपकी चेंजेस हो जाती है पेपर में या शीट के अंदर। क्लियर? जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आप यहाँ पर मॉडल के अंदर यदि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल साइज में बनता है। क्लियर? लेकिन यदि आप जब इसे प्रिंटिंग करते हैं या फिर बात करें तो लेआउट के अंदर ड्रॉ करते हैं, तब आपके जो ऑब्जेक्ट्स है, यस आपका जो ऑब्जेक्ट्स है, वहां पर आपकी जो साइज है उसको यहाँ पर एडजस्टेबल करना होता है। तो एनोटेटिव आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर आप सभी को? अब चलते हैं यहाँ पर डायमेंशन के किस तरह से अंदर एनोटेटिव को यूज करते हैं, इस सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर एनोटेटिव को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो लाइन लेंथ बनाऊंगा, एक नॉर्मल से समझाऊंगा, दूसरी आपको यहाँ पर एनोटेटिव से समझाऊंगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो सिंपल सा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी सेंटीमीटर ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? इसी ढंग की एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होने वाला है वो हम यहाँ पर नॉर्मल वर्क करेंगे, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वर्क होने वाला है वो सारा का सारा वर्क हम यहाँ पे एनोटेटिव से करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, एक सिंपल सी मैंने ये बना ली है, फिर मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और उसको मैं कर देता हूँ एंटर प्रेस। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए, एक तरफ मैं आपको एनोटेटिव डायमेंशन के बारे में समझाऊंगा, दूसरी तरफ यहाँ पर नॉर्मल डायमेंशन के बारे में समझाएंगे।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा नॉर्मल डायमेंशन को यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करूंगा, डायमेंशन स्टाइल को सेट करूंगा। डायमेंशन स्टाइल को सेट करने के बाद देखिए नॉर्मल डायमेंशन मतलब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड डायमेंशन को हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट करंट और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो अभी हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चलने वाली है वो सारी स्टैंडर्ड डायमेंशन चलने वाली है और जो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड वर्क करने वाले हैं वो सारी एनोटेटिव्स करने वाले हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से हमारे लिए एनोटेटिव्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लीनियर डायमेंशन को यूज करूंगा और लीनियर डायमेंशन को यूज करते हुए इन दोनों के बीच की डायमेंशन को मेजरमेंट करूंगा। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं डायमेंशन जो स्केलिंग है इसको कर देता हूँ 1:1। देखिए इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इस सभी के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर सिंपल सा। तो डायमेंशन स्टाइल को दिया मैंने, एनोटेटिव्स को लिया, सेट करंट किया और उसके बाद कर दिया क्लोज और यहाँ पर मैं डायमेंशन को मेजर करने वाला हूँ इसके बीच की। तो यहाँ पर भी इसके बीच की डायमेंशन मेजर करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 10 सेंटीमीटर ही मिल रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक तरफ हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशन है, दूसरी तरफ हमारे पास एनोटेटिव डायमेंशन है। क्लियर? अब देखिए स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इसकी यदि आप यहाँ पर साइज को चेंज करना चाहते हैं, साइज को चेंज करने का मतलब क्या है, यदि आप इसे स्केलिंग करना चाहते हैं तो स्केलिंग करते वक्त यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्केलिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एनोटेटिव ऑब्जेक्ट आपको पास यहाँ पर यह हेल्पफुल करता है कि यहाँ पर आपकी जो डायमेंशन है, जैसे कि यहाँ मैं सिंपल से ये डायमेंशन की बात करना चाहूँ, इस डायमेंशन की यहाँ पर इसकी जो आपके पास साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मुझे डायमेंशन स्टाइल की जो साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पर एनोटेटिव करके एनोटेटिव की जो स्केलिंग है उसको चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए एनोटेटिव की स्केलिंग का अभी हमारे पास क्या है, 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर सेट कर रखी है। क्लियर? यदि मैं इसकी डायमेंशन को 1:2 कर देता हूँ तो देखिए 1:2 करने पर देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन है वो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, डायमेंशन स्टाइल जो है आपके पास इंक्रीज हो रही है। यदि मैं इसको 1:10 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपकी जो डायमेंशन स्टाइल्स है वो यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर डायमेंशन को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। बेसिकली बात की जाए इसका यूजेस कहाँ है, जब आप इसकी प्रिंटिंग करते हैं, यस यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करते वक्त आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपके पास छोटे छोटे होते हैं। ये जैसे मैं बात करूं 10 सेंटीमीटर होता है और आप यदि A4 5 साइज के पेपर के अंदर कर रहे हैं या फिर उसके भी बड़े पेपर के अंदर कर रहे हैं, तो या फिर मैं बात करूं बड़ी बड़ी शीट्स के अंदर कर रहे हैं, तो ये जो डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है और आपको यहाँ पर शो नहीं होती है। बट यहाँ पर आप चाहते हैं कि अपनी जो डायमेंशन है उसको यहाँ पर शो करना चाहते हैं, बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं कर रहे बट उसकी जो डायमेंशन स्टाइलिंग है उसको यहाँ पर एनोटेटिव करके आप उसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर देखिए लेआउट के अंदर जाऊंगा। लेआउट के अंदर जाने पर देखिए अभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यस अभी जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास फिटिंग ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर अपने आप में फिट है। यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास कहलाता है पेपर, इस पेपर के ऊपर वर्क करते हैं, या फिर बात करें ये शीट कहलाती है इसके ऊपर जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो बीच वाला एरिया दिखता है ये आपके पास वर्किंग स्पेस होता है। जैसा कि हमारे पास देखिए मॉडल के अंदर वर्किंग स्पेस देखा था, हमारे पास प्रॉपर्ली पूरा वर्किंग स्पेस होता है, लेकिन हमारे पास लेआउट और पेपर के अंदर हमारे पास क्या होता है, वर्किंग स्पेस हमारे पास इतना सा होता है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपल से सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद अभी जो हमारे पास डायमेंशन है, सॉरी ओके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल से इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने पर अभी जो हम यहाँ पर कर देते हैं स्केल टू फिट कर देता हूँ सिंपल सा। तो ये क्या कर रहा है कि अपने पेपर के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको फिट कर देता है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सी कि यदि मुझे यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट को, यदि मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इतना ही रखना है बट उसकी साइज को इंक्रीज करना है, यहाँ पर मुझे इसके अंदर शो नहीं हो रही है, तो सिंपल सा मैं एनोटेटिव स्केल को चेंजेस करूंगा। तो देखिए एनोटेटिव स्केल को चेंजेस करने से क्या फर्क पड़ता है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर एनोटेटिव स्केल को चेंजेस करने पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को फिट कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एनोटेटिव्स का यूज किया जा सकता है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो एनोटेटिव्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारी जो डायमेंशन है उसको किस तरह से एनोटेटिव बनाया जा सकता है। अभी हमारे पास क्या है 1:1 है। यदि आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल करना चाहते हैं, डिक्रीजिंग करना चाहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको दो तरह की यूनिट देखने को मिलती है, एक तो हमारे पास इंपैरेलल यूनिट होती है, दूसरी यहाँ पर मैट्रिक यूनिट होती है। तो देखिए ऊपर आपको सारी जो यूनिट देखने को मिलती है वो सारी इंपैरेलल यूनिट है, नीचे जस्ट आपको देखने पड़ती है यहाँ पर मैट्रिक यूनिट देखने पड़ती है। क्लियर? यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए मैं इसको साइज को चेंज करूंगा, तो अभी देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखिए आपकी जो डायमेंशन है वो एकदम छोटी हो चुकी है क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है 10:1 कर रखा है। क्लियर? यदि मैं सिंपल सा 2:1 करूंगा तो देखिए अभी हमारे पास जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कैसे होगी, 2:1 हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं इसको 1:1 की, तो ये आपके पास क्या करता है, नॉर्मल की जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, साइज को चेंजेस कर रहा है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से डायमेंशन स्टाइल के अंदर हम एनोटेटिव्स को लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम अगला देखते हैं, यहाँ पर तो डायमेंशन को देखा। अब यहाँ पर हैचिंग के बारे में देखेंगे कि हैचिंग यहाँ पर किस तरह से एनोटेटिव्स के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है, सिंपल सा। तो क्लियर? तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक मैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर उसके अंदर हैचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया जिसकी डायमेंशन को यहाँ पर इसकी जो हमारे पास रेडियस है
इसको मैं 5 मान लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है, इसके अंदर हम हैचिंग टूल्स का यूज करेंगे सिंपल सा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे एक तरफ तो एनोटेटिव बनाना है और दूसरी तरफ मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपके पास नॉर्मल जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको यहाँ पर बनाना है। क्लियर? ओके, यहाँ पर रख लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो एक तरफ मैं आपके पास यहाँ पर हैचिंग टूल्स यूज करूंगा एनोटेटिव से, और दूसरा यहाँ पर आपके पास जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार यूज करूंगा। हैचिंग के लिए सिंपल सा एच प्रेस करता हूँ, एच प्रेस करने के बाद यहाँ पर हैचिंग टूल्स आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा मुझे पूछा जा रहा है पिक पॉइंट चूज करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर पिक पॉइंट इसको चूज कर लिया है और इसकी जो हैचिंग्स है इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 1.2 कर लेते हैं, एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने हैचिंग ले लिया और सिंपल सा मैं यहाँ पे नॉन एनोटेटिव ले रहा हूँ। देखिए एनोटेटिव के ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनोटेटिव के ऊपर नहीं क्लिक करके मैंने सिंपल सा हैचिंग रखी है। ओके, इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैचिंग चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें हैचिंग के अंदर, तो हैचिंग के लिए एच एंटर किया, यहाँ पर प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको किया और इस बार कर देता हूँ इसको एनोटेटिव हैचिंग। किस तरह से किया है, यहाँ पर मैंने इसको एनोटेटिव हैचिंग कर दिया यहाँ पर सिंपल सा। ओके, और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए एक तरफ हमारे पास क्या है, नॉर्मल हैचिंग है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एनोटेटिव हैचिंग है। अब यहाँ पर यदि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, यस, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल हैचिंग है, यस, और दूसरी तरफ यहाँ पर एनोटेटिव हैचिंग है। यदि मैं इसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर इसकी स्केलिंग करनी है, सिंपल सी स्केलिंग करनी है, तो यदि मैं एनोटेटिव स्केलिंग को चेक करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, यस, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर साइज नहीं चेंज हुई है, बट यहाँ पर इसकी जो हैचिंग है वो अपने आप में एडजस्टेबल हो चुकी है। क्लियरली आपको शो होगा यहाँ पर, देखिए आपके पास नॉर्मल हैचिंग है, यदि आप इसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पर जाएंगे और इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर इसकी 5 पे इंक्रीज करनी है तो मैं सिंपल से यहाँ पर जाकर 5 पे इंक्रीज करूंगा और क्लोज करूंगा। क्लियर? लेकिन यदि आप यहाँ पर एनोटेटिव हैचिंग को लेते हैं तो एनोटेटिव हैचिंग के अंदर यदि आप इसकी सिंपल से स्केलिंग करते हैं, यस, मैं यहाँ पे बात करूंगा सिंपल से स्केलिंग करते हैं तो ये अपने आप में स्केलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर सिंपल से स्केलिंग ऑल कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 140 करता हूँ तो देखिए 140 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी स्केलिंग हो रही है। आई होप सो कि स्केलिंग के यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि एनोटेटिव के अंदर किस तरह से हैचिंग का टूल्स का यूज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आप जब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं, यस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते वक्त यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास सारी चीजें एडजस्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर हैचिंग, यहाँ पर आपके पास एनोटेटिव ऑब्जेक्ट को चूज करना बहुत ही ज्यादा यूज रहता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर है एनोटेटिव टेक्स्ट के बारे में। तो चलते हैं एनोटेटिव टेक्स्ट किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल सा देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं, ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर सिंपल सा एनोटेटिव टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनोटेटिव टेक्स्ट किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्स्टिंग लूंगा, मल्टीलाइन टेक्स्टिंग लेने के बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सी इसकी टेक्स्टिंग करते हैं। तो देखिए टेक्स्टिंग करते वक्त यहाँ पर देखिए बात करूं तो यहाँ पर पहले इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं, 0.5 कर रखा है तो यहाँ पर कर देता हूँ 2 की एंटर। ओके, और यहाँ पर नॉर्मल सा लिख लेता हूँ AUTO ऑटो, और अभी हमारे पास कौन सा चल रहा है, स्टैंडर्ड्स के अंदर चल रहा है और इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, ये हमारा हो चुका है स्टैंडर्ड। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा यहाँ पर एनोटेटिव के बारे में, तो यहाँ पर सिंपल सा मल्टीलाइन टेक्स्टिंग को यूज किया और यहाँ पर इसको यूज करेंगे। यहाँ पर इसकी साइज को कर देते हैं 2 एंटर, और इसके बाद लिख देते हैं इस बार एनोटेटिव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 2 साइज करते हैं यहाँ पर सिंपल सा। अभी यहाँ पर आपकी साइजिंग जो चल रही है यहाँ पर सिंपल सा इसको 2 कर देते हैं एनोटेटिव के अंदर। एनोटेटिव लिया मैंने यहाँ पर सिंपल सा और यहाँ पर AUTO ऑटो कर दिया है सिंपल सा। ओके, और इसकी जो साइज है यहाँ पर सिंपल सी 0.2 कर देता हूँ मैं सिंपल सा। .2 और यहाँ पे सिंपल सा AU, सॉरी, एनोटेटिव स्किल्स को मुझे यहाँ पर एडजस्टेबल रखना पड़ेगा वापस, कंट्रोल जेड कर लेते हैं सिंपल सा। एनोटेटिव स्केल को यहाँ पर 1:1 कर देता हूँ सिंपल सा, और एनोटेटिव मल्टीलाइन टेक्स्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर सिंपल सा मल्टीलाइन टेक्स्टिंग, यहाँ पर यूज किया मल्टीलाइन टेक्स्टिंग का, और यहाँ पर इस बार कर रहा हूँ एनोटेटिव का, और यहाँ पर सिंपल सा यूज कर रहा हूँ 2 का, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल सा AUTO ऑटो। क्लियर? और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास है सिंपल सा सिंपल टेक्स्टिंग, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्टिंग है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा हमारे पास कैसी है एनोटेटिव टेक्स्टिंग है। अब जरा बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चले। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेक्स्टिंग है। यदि मुझे इसकी साइज को चेंज करना है तो सिंपल सा मुझे इसके ऊपर प्रेस करना पड़ेगा,
यस सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, जो आपके पास एडिटिंग टूल्स है, यस इसके बात करें यहाँ पर एडिटिंग टूल्स है, तो यहाँ से मैं इसको एडिटिंग कर सकता हूँ। बट बात करें एनोटेटिव्स ऑब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पर एनोटेटिव्स, यहाँ पर टेक्स्टिंग के बारे में डिस्कस करूँ, तो एनोटेटिव टेक्स्टिंग के बारे में हमको एनोटेटिंग स्केलिंग मिलती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यदि मुझे 1:10 करना है तो 1:10 हो चुकी है। यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर 1:2:1 करना है तो 2:1 हो चुकी है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आपकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की, उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा बात करना चाहूंगा यहाँ पर एनोटेटिव ब्लॉक्स के बारे में, एनोटेटिव ब्लॉक्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर एनोटेटिव ब्लॉक्स बनाने के लिए। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाने वाला हूँ कि एनोटेटिव ब्लॉक्स कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक सर्कल लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, जिसके थ्रू हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। यस यहाँ पर मैंने सारी चीजों को इनेबल कर लेता हूँ पहले 2D नोट्स को, ताकि हम यहाँ पर ड्राइंग बनाए तब हमारे लिए इजी हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक क्वाड्रेंट ले लेता हूँ और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्लियर? अब मुझे इसको ब्लॉकिंग बनाना है, तो सिंपल सा मैं ब्लॉकिंग बनाने के लिए करता हूँ बी एंटर करता हूँ। बी एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर ब्लॉक को नाम देना है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक को नाम दे देता हूँ AUTO ऑटो। क्लियर? ऑटो नाम दिया। फिर मुझे पिक पॉइंट चूज करना है, तो मैंने यहाँ पर इसका पिक पॉइंट चूज कर लिया है। यहाँ पर कहीं पे भी इसका पिक पॉइंट चूज कर लेते हैं। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेरे को एंटर प्रेस करना है। और उसके बाद देखिए अभी मैंने एनोटेटिव ऑप्शंस को यहाँ पर क्लिक नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा हो रहा है वो नॉन एनोटेटिव्स है। तो इसको कर देते हैं एंड ऑटो नॉन कर देते हैं यहाँ पर। ओके ऑटो नॉन एनोटेटिव्स है तो नॉन कर दिया मैंने, और उसको सिंपल सा ओके कर दिया। क्लियर? ओके ये हमारे पास बन चुका है एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल A करके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट लेने वाला हूं, जिसको यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ पर नॉन एनोटेटिव्स के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको यहाँ पर एक थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं ताकि यहाँ पर अच्छा दिखे। ओके और इस बार फिर से इसको ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए मैंने बी प्रेस किया। बी प्रेस करने के बाद देखिए अभी मैंने ऑटो नॉन लिया है। यहाँ पर सिंपल सा मैं ले रहा हूँ AUTO ऑटो, सिंपल सा ऑटो लिया है। यहाँ पर सिंपल सा पिक पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर, तो कहीं पे भी इसको पिक पॉइंट कर लेते हैं। एंटर करने के बाद स्पेसिफाई सिंपल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें एनोटेटिव्स का ऑप्शन मिलता है। ये जी यहाँ पर एनोटेटिव्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ये जो ब्लॉक बनने वाला हमारा वो एनोटेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पर बात करें सिंपल सा ओके प्रेस करता हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा एनोटेटिव से बन चुका है। अब मैं कंट्रोल A करके इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा ओके। तो अभी हमारे पास कैसे बन चुके हैं, दो ब्लॉक बन चुके हैं। एक तो नॉन एनोटेटिव से है, दूसरा हमारे पास कौन सा एनोटेटिव से है। यदि मैं एनोटेटिव से ब्लॉक लेके आता हूँ तो ये भी हमारे पास ब्लॉक रन रहा है। क्लियर? और इसको कर देते हैं 1:1। ओके और बात करूं यहाँ पर सिंपल सा ऑटो वाला ब्लॉक लाता हूं, तो अभी मेरा जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, अभी हमारे पास एनोटेटिव जो स्केल्स है वो यहाँ पर क्या है 1:1 है। यदि मैं इसके स्केलिंग को चेंज कर देता हूँ, तो स्केलिंग को चेंज करते वक्त हमारे पास जो ब्लॉक बन रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो रही है, स्केलिंग हो रही है। बट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यस हमारे पास जो नॉन एनोटेटिव जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्केलिंग नहीं हो रही है। उसकी स्केलिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्केलिंग कमांड का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पर सिंपल सा, और मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर स्केलिंग करनी है सिंपल सी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्केलिंग कमांड को यूज करूंगा। स्केलिंग कमांड को यूज करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर बेस पॉइंट देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे स्केलिंग करनी है। तो मुझे देखिए यहाँ पर इसके बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्केलिंग करनी है, और उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्केलिंग होगी। और बस बात करें यहाँ पर एनोटेटिव ऑब्जेक्ट की, तो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि स्केलिंग हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो रही है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर क्या निकला है कंक्लूजन। कंक्लूजन बेसिकली सिंपल है। कंक्लूजन आपके पास ये निकला है कि आप यहाँ पर यदि एनोटेटिव ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हैचिंग के अंदर आपके जो डायमेंशन है उसके अंदर, आपकी जो यहाँ पर टेक्सिंग है उसके अंदर, और आपके पास जो यहाँ पर ब्लॉक है, इन सभी के अंदर यदि आप एनोटेटिव ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्केलिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइडेड मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसकी जो साइज है उसको यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए इन सभी का कंक्लूजन निकाल लेते हैं एक सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसकी जो डायमेंशन है रेडियस है 7 ले लेता हूँ। ओके यहाँ पर सिंपल से इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी कमांड के थ्रू इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल सा। यस कॉपी कमांड के थ्रू मैंने इसको कॉपी कर लिया। एक तरफ यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स बनाने वाला हूँ, दूसरे यहाँ पर एनोटेटिव्स बनाने वाला हूँ, और दोनों के बीच में जितनी भी कंक्लूजन है सारी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से पहले मैं हैचिंग का यूज करूंगा। हैचिंग का यूज करते हुए अभी मैं यहाँ पर नॉन एनोटेटिव्स का यूज करूंगा, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पिक पॉइंट, और यहाँ पे क्लिक कर दिया है और क्लोज कर देता हूँ। ओके फिर से मैं हैचिंग को यूज करूंगा और एनोटेटिव्स करूंगा, और उसके बाद पिक पॉइंट चूज करूंगा, और इसके बीच में एनोटेटिव्स हैचिंग कर लूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। ओके अब बात करते हैं सिंपल से डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के लिए मुझे डी एंटर करना है। डी एंटर करने के बाद मैं स्टैंडर्ड को चूज करूंगा, सेट करंट किया एंड क्लोज किया,
और यहाँ पे सिंपल से इसकी रेडियस को मेजरमेंट करना है तो रेडियस चूज की और इस ऑब्जेक्ट की रेडियस हमें यहाँ मिल चुकी है। क्लियर? फिर से डायमेंशन स्टाइल एंटर किया, एनोटेटिव्स की यूज कर देंगे, यहाँ पर सेट करंट किया, क्लोज किया और यहाँ पर रेडियस को चूज किया और ये जो इसकी ऑब्जेक्ट की है इसकी रेडियस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। देखिए दिखने में अभी दोनों सेम लग रहे हैं बट यहाँ पर अभी जो फर्क है वो भी आप मिल जाएगा आपको। क्लियर? यहाँ पर टेक्सिंग यूज की, टेक्सिंग मैंने यहाँ पर इसकी यूज कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा। ओके, स्टैंडर्ड को चूज किया यहाँ पर और इसकी जो साइज है यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और इसकी जो साइज 0.2 ही रखते हैं। ओके, बात करें यहाँ पर टेक्सिंग के बारे में कि टेक्सिंग क्या चीज है यहाँ पर। ओके, टेक्सिंग के लिए यहाँ पर ले रहे हैं, इसको चूज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसकी साइज यहाँ पर कर देता हूँ 0.5 कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे AUTO ऑटो कर लेता हूँ सिंपल सा TO ऑटो। क्लियर? और इसकी साइज को यहाँ पर एडजस्टेबल कर लेते हैं जैसे यहाँ पर 0.5 कर लिया। ओके, और क्लोज एडिटर सॉरी टेक्सिंग ली मैंने यहाँ पर और मल्टीलाइन टेक्सिंग को यूज किया यहाँ पर सिंपल सा, स्केलिंग को यूज किया यहाँ पर, स्टैंडर्ड को चूज करें यहाँ पर, इसकी साइज कर देते हैं 2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ AUTO ऑटो और एंटर प्रेस कर लेता हूँ एंड क्लोज। ठीक है, तो एक हमारे पास बन गया है। दूसरी तरह हम यहाँ पर नॉन एनोटेटिव बनाने वाले हैं, सॉरी एनोटेटिव बनाने वाले हैं यहाँ पर, तो एनोटेटिव बनाने वाले यहाँ पर एनोटेटिव चूज किया यहाँ पर और बात करें यहाँ पर स्केलिंग की तो 1:1 है, एनोटेटिव को चूज किया यहाँ पर और यहाँ पर इसकी जो साइज है उसकी भी यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ 2 की और इस बार लिख लेता हूँ AUTO ऑटो। क्लियर? उसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पर दोनों एनोटेटिव और नॉन एनोटेटिव चूज कर लिया। क्लियर? यहाँ पर साइज की यूज किया है, स्केलिंग यूज किया है, सब कुछ याद किया है। देखिए एक तरफ हमारे पास स्टैंडर्ड साइज चल रही है, स्टैंडर्ड ही हमारे पास डायमेंशन टेक्सिंग है, स्टैंडर्ड हैचिंग है, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर आपके पास जो दिख रहा है आपके पास टेक्सिंग है, बट दूसरी तरफ एनोटेटिव हैचिंग है, एनोटेटिव यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल्स है और एनोटेटिव ही टेक्सिंग है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से मैं साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए साइज को इंक्रीज किया तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम रहा बट यहाँ पर हैचिंग आपकी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर डायमेंशन टेक्सिंग चेंज हो चुकी है, यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो यहाँ पर टेक्सिंग है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, सब चीजें चेंज हो चुकी है। क्लियर? 1:5 किया तो 1:5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस हो चुका है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास वो सेम टू सेम रहा है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर एनोटेटिव और नॉन एनोटेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरह से हम यहाँ पर एनोटेटिव को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।